दोस्तों, राजनीति में कई बार असली लड़ाई चुनाव की नहीं होती बल्कि मुद्दे पर कब्जा करने की होती है। शतरंज की बिसात पर भी कई बार खिलाड़ी राजा को नहीं बल्कि बोर्ड के बीच वाले चार खाने पर कब्जा करने के लिए पूरी बाजी खेलता है, क्योंकि जिसे सेंटर मिल गया आधी बाजी उसी की हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। एक तरफ राम मंदिर में कथित चोरी का मामला है, दूसरी तरफ इस मुद्दे पर कब्जा करने के लिए होड़ मची है। पहले अखिलेश यादव आगे बढ़े, फिर कांग्रेस कूद पड़ी, अब शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसे दल भी मैदान में उतरे हैं। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राम मंदिर में क्या हुआ, सवाल यह है कि इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा कौन उठाएगा। लेकिन राजनीति की इस पूरी बाजी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस मुद्दे को विपक्ष बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाना चाहता है, कहीं वह हथियार विपक्ष के हाथ में उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। क्या विपक्ष एक बार फिर बीजेपी की उसी पिच पर मैच खेलने उतर गया है जहां पिछले कई चुनावों से उसका रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी बाजी में असली फायदा बीजेपी को होगा, कांग्रेस का होगा या समाजवादी पार्टी का, या फिर कोई चौथा खिलाड़ी पूरी बिसात पलट देगा? चलिए पूरी चाल समझते हैं। राम मंदिर में कथित चोरी के मामले को सबसे पहले जोर शोर से उठाया था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। जैसे जैसे उन्होंने बयान तेज किए, वैसे वैसे यह मुद्दा मीडिया की सुर्खियों में आ गया। शायद अखिलेश यादव को लगा कि अगर राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को राजनीति में फायदा दिला सकता है, तो उसी राम मंदिर से जुड़े सवाल उठाकर समाजवादी पार्टी भी यूपी की राजनीति में नई ऊर्जा हासिल कर सकती है। रणनीति साफ दिखाई देती है, बीजेपी को उसकी पीछ पर घेरो, उसी के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीक को सवालों के घेरों में लाओ और जनता को बताओ कि जिस मंदिर को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, वही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन राजनीति सिर्फ मुद्दों से नहीं चलती, राजनीति भरोसे से भी चलती है। अखिलेश यादव लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो मंदिर में यह करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी की जनता इतनी जल्दी और इतनी आसानी से अतीत को भूल जाएगी? यूपी की जनता ने वह दौर भी देखा है जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का फैसला हुआ था। यह इतिहास का दर्ज मामला है और राजनीति में इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। चुनाव आते ही पुरानी फाइलें फिर से खुल जाती हैं। यही वजह है कि जब टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जाता है कि आपकी सरकार के समय कार सेवकों पर गोलियां चली थी, तो जवाब आता है कि गोली हमने नहीं चलाई बल्कि अधिकारियों ने चलाई थी। यहीं से विपक्ष की दलील कमजोर पड़ती दिखाई देती है। अगर उस समय सरकार जिम्मेदार नहीं थी और अधिकारी जिम्मेदार थे, तो फिर राम मंदिर ट्रस्ट में नीचे स्तर पर अगर किसी कर्मचारी द्वारा चोरी या गड़बड़ी होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे योगी सरकार और केंद्र सरकार पर कैसे डाली जा सकती है? यह विरोधाभास आज विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। यानी जब अपनी सरकार की बात आती है तो जिम्मेदारी अधिकारियों की, और जब विरोधी सरकार की बात करती है तो हर छोटी बड़ी घटना की जिम्मेदार सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। यही कारण है कि विपक्ष के इस तर्क पर सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक लगातार सवाल उठ रहे हैं और मजाक बनते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाना शुरू किया, कांग्रेस को भी लगा कि अगर हिंदू वोटों में कोई राजनीतिक संदेश गया तो उसका फायदा कहीं समाजवादी पार्टी अकेले ना उठा ले, और फिर कांग्रेस भी उसी मुद्दे पर पूरी ताकत से उतर गई। यही से शतरंज की बाजी और दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस आज राम मंदिर में कथित चोरों को लेकर सवाल उठा रही है, दान राशि की बात कर रही है, ट्रस्ट की जवाबदेही मांग रही है, लेकिन राजनीतिक विरोधी कांग्रेस को उसका पुराना इतिहास याद दिला रहे हैं। उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि यही कांग्रेस थी जिसने अदालत में यह पक्ष रखा था कि भगवान राम के ऐतिहासिक अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण नहीं। यही कांग्रेस थी जिसने वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन का खुलकर समर्थन नहीं किया। आज वही कांग्रेस राम मंदिर की सबसे बड़ी चिंता करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी और उनके समर्थक लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह वास्तव में राम मंदिर की चिंता है या फिर सिर्फ चुनावी राजनीति। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि दूसरे राज्यों में मंदिर से जुड़े विवादों पर कांग्रेस का रवैया अलग दिखाई देता है। महाराष्ट्र के शिरडी साई मंदिर में भी पहले दान राशि और ट्रस्ट से जुड़े विवाद सामने आए थे। उस समय राज्य में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। तब कांग्रेस ने इस तरह का बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा नहीं किया था। दक्षिण भारत के भी कई बड़े मंदिरों की व्यवस्था और उनकी आय को लेकर भी वर्षों से बहस चलती रही है। कई राज्यों में सरकारों की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कांग्रेस का स्वर इतना आक्रामक कभी दिखाई नहीं दिया। यही कारण है कि विरोधी पूछ रहे हैं कि आखिर राम मंदिर का मामला आते ही कांग्रेस इतनी सक्रिय क्यों हो गई? क्या यह वास्तव में पारदर्शिता की लड़ाई है
या फिर चुनावी रणनीति? यही सवाल है जो इस पूरी राजनीतिक बाजी का अगला मोहरा तय करेगा। अब जरा विषाद के दूसरे कोने पर चलते हैं, क्योंकि जब विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर चाले चल रहा था, उसी समय एक और खिलाड़ी अपनी अगली बाजी बिछा रहा था, और उस खिलाड़ी का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। राजनीति में कई बार कोई खिलाड़ी सीधे हमला नहीं करता, वह ऐसी चाल चलता है कि सामने वाला चाहे जो करे नुकसान उसी का हो। शतरंज में इसे ऐसी स्थिति कहा जा सकता है जैसे दोनों चालें विरोधी के खिलाफ जाती हैं, और फिलहाल ओवैसी कुछ वैसी ही रणनीति अपनाते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वे लगातार मुस्लिम समाज के बीच जाकर उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक करने की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, और यह संदेश दे रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक बनकर मत रहिए, सत्ता में हिस्सेदारी भी मांगिए। दूसरी तरफ वे लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ भी इशारे कर रहे हैं, कभी कांग्रेस को संदेश देते हैं, कभी समाजवादी पार्टी को। उनका कहना है कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को साथ आना चाहिए। पहली नजर में यह सामान्य राजनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई समझिए। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उन्हें गठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो ओवैसी अपने समर्थकों से कह सकते हैं कि देखिए, हमने बीजेपी को हराने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और अगर गठबंधन उन्हें शामिल नहीं करता है तो उसके बाद वे उसी मुस्लिम समाज के बीच जाकर यह कह सकते हैं कि देखिए, इन पार्टियों को आपके वोट तो चाहिए लेकिन आपका नेतृत्व नहीं चाहिए, आपकी आबादी चाहिए लेकिन आपका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। यानी दोनों स्थिति में राजनीतिक फायदा ओवैसी के खाते में जाता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के सामने यह सवाल आसान नहीं था। फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान आया, कहा गया कि अगर ओवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन एक शर्त होगी, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहीं से पूरी बाजी पलटती दिखाई देती है। जरा सोचिए, कोई खिलाड़ी आपकी टीम में शामिल हो सकता है लेकिन उसे मैदान में उतरने की अनुमति नहीं होगी। यह कैसा गठबंधन है? यही बयान अब समाजवादी पार्टी के लिए नई परेशानी बन सकता है, क्योंकि ओवैसी जैसे अनुभवी नेता इस तरह के बयान को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। वे इसे अपने राजनीतिक हथियार में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। वे मुस्लिम समाज के बीच जाकर ये कहेंगे कि देखिए, इन्हें आपके वोट चाहिए लेकिन आपका चेहरा नहीं चाहिए, इन्हें आपकी ताकत चाहिए लेकिन आपको विधानसभा और संसद में भेजना नहीं चाहते। राजनीति में ऐसी बातें बहुत असर छोड़ती हैं। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी में ऐसा जवाब देकर ओवैसी को एक और बड़ा मुद्दा दे दिया। अब समाजवादी पार्टी की भी मजबूरी समझिए। अगर ओवैसी गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को हिंदू ध्रुवीकरण का मौका मिल सकता है। अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है, और अगर उन्हें गठबंधन में शामिल करके चुनाव लड़ने से रोका जाता है तो प्रतिनिधित्व का सवाल खड़ा हो जाता है। यानी तीनों रास्तों में जोखिम है। यही तो राजनीति की असली शतरंज है। इसलिए कहा जाता है कि कई बार खिलाड़ी हार इसलिए नहीं जाता है कि उसकी चाल गलत थी, बल्कि वो इसलिए हार जाता है क्योंकि सामने वाले ने उसके लिए हर रास्ता मुश्किल बना दिया था। अब जरा फिर राम मंदिर वाले मुद्दे पर लौटते हैं, क्योंकि विपक्ष की पूरी रणनीति का सबसे बड़ा निशाना आखिरकार कौन है? योगी आदित्यनाथ। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी में अगर नरेंद्र मोदी के बाद किसी नेता का सबसे बड़ा जनाधार माना जाता है तो उनमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में उनकी पहचान सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था, बुलडोजर और हिंदुत्व की राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में बनाई गई है। अब सवाल यह है कि क्या केवल राम मंदिर में कथित चोरी के आरोपों के सहारे इतना बड़ा राजनीतिक कद चुनौती में आ जाएगा? यही वह सवाल है जिसका जवाब विपक्ष अभी तक साफ तौर पर नहीं दे पाया है, क्योंकि चुनाव सिर्फ आरोपों से नहीं जीते जाते, चुनाव तुलना से भी जीते जाते हैं। जब जनता मतदान करने जाती है तो वह सिर्फ एक खबर नहीं देखती, वह पिछले कई वर्षों का अनुभव भी याद करती है। एक तरफ अखिलेश यादव का कार्यकाल होगा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के लगभग 10 साल का शासन। जनता कानून व्यवस्था भी देखेगी, सड़कें भी देखेगी, बिजली, एक्सप्रेसवे, निवेश योजनाएं और प्रशासनिक फैसले भी देखेगी, और फिर तय करेगी कि भरोसा किस पर करना है। यही कारण है कि विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा उठाना नहीं है, बल्कि जनता को यह भरोसा दिलाना भी है कि अगर सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बेहतर होगी। यही पर विपक्ष सबसे कठिन परीक्षा में दिखाई देता है, क्योंकि राजनीति में आरोप लगाना आसान होता है लेकिन भरोसा बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव को सचमुच लगता है कि जिस तरह बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे से राजनीतिक फायदा मिला था, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी राम मंदिर के मुद्दे से फायदा उठा लेगी? यही शायद सबसे बड़ी रणनीतिक भूल दिखाई देती है, क्योंकि दोनों मुद्दों में जमीन आसमान का फर्क है।
बीजेपी वर्षों तक राम मंदिर बनाने की बात करती रही, उसके समर्थक उसे एक संकल्प मानते रहे, लंबी कानूनी लड़ाई चली, राजनीतिक संघर्ष हुआ, आंदोलन हुए और आखिरकार मंदिर बन गया। यानी बीजेपी के समर्थकों की नजर में वह एक वादा पूरा करने की कहानी थी। जबकि समाजवादी पार्टी का पूरा नैरेटिव इस समय इस बात पर टिका है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, ट्रस्ट पर सवाल है और सरकार जवाब दे। यानी एक तरफ निर्माण का संदेश था और दूसरी तरफ आरोपों का। जनता दोनों बातों को एक ही नजर से देखेगी, ऐसा मान लेना शायद जल्दबाजी होगी। राजनीति में जनता सिर्फ मुद्दा नहीं देखती, वह यह भी देखती है कि मुद्दा उठाने वाले की नीयत क्या है। यही कारण है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि अगर ट्रस्ट में किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ की छवि भी ऐसी बनाई गई है कि उनके समर्थक मानते हैं कि अगर कोई दोषी होगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सही क्या है और गलत क्या है, इसका फैसला जांच और अदालत करेगी। लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है और फिलहाल यही धारणा बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती है। इसी बीच एक और दिलचस्प मोड़ आया। जैसे ही अखिलेश यादव इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक हुए, वैसे वैसे पूरा विपक्ष भी सक्रिय होने लगा। कांग्रेस तो पहले ही मैदान में उतर चुकी थी, अब शिवसेना, टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी करने में लगे। यहीं से शतरंज की बिसात पर एक नई चाल चली गई। खबर आई कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने घोषणा की कि उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के कई नेता अयोध्या जाएंगे। उन्होंने राहुल गांधी से भी अपील की कि वे भी अयोध्या चलें। अब सवाल यह है कि अचानक पूरे विपक्ष को अयोध्या की याद क्यों आने लगी? क्या यह सिर्फ श्रद्धा का विषय है या फिर राजनीति का नया मंच तैयार किया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय भी अयोध्या जाने की कोशिश कर चुके थे। उस दौरान प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था और सरकार का कहना था कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन राजनीति में हर घटना के कई अर्थ निकाले जाते हैं। एक पक्ष कहता है कि प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया, दूसरा पक्ष कहता है कि विपक्ष को मुद्दा उठाने से रोका गया। यहीं से सवाल पैदा होता है कि क्या अजय राय की योजना सिर्फ दर्शन करने की थी या फिर राम मंदिर की पृष्ठभूमि में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रस्ट, सरकार और बीजेपी पर सीधे राजनीतिक हमला बोलने की तैयारी थी? अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से यह मुद्दा राष्ट्रीय मीडिया में सबसे बड़ी खबर बन जाता। अब जब शिवसेना समेत पूरा विपक्ष अयोध्या जाने की बात कर रहा है तो यह सवाल और बड़ा हो गया है। क्या विपक्ष मिलकर इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश से निकालकर पूरे देश का मुद्दा बनाना चाहता है? अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान किसका होगा? जरा इस चाल को समझिए। आज यह मुद्दा मुख्य रूप से अखिलेश यादव उठा रहे हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और दूसरे राष्ट्रीय नेता इसमें पूरी तरह उतर जाते हैं तो कैमरे किसकी तरफ घूमेंगे? अखिलेश की तरफ या राहुल गांधी की तरफ? राष्ट्रीय मीडिया किसकी बाइट चलाएगा? समाजवादी पार्टी की या पूरे इंडिया गठबंधन की? यानी जिस मुद्दे को अखिलेश यादव ने सबसे पहले हवा दी, कहीं वही मुद्दा धीरे धीरे उनके हाथ से निकलकर कांग्रेस के कब्जे में तो नहीं जा रहा है। शतरंज में कई बार ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी पूरी मेहनत से हमला तैयार करता है, लेकिन आखिरी चाल कोई दूसरा चल देता है और बाजी का श्रेय भी वही ले जाता है। यही खतरा समाजवादी पार्टी के सामने भी खड़ा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर यह मुद्दा पूरी तरह राष्ट्रीय बन गया तो मुकाबला योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव का नहीं रहेगा, फिर मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी बन जाएगा। और पिछले कई वर्षों का राजनीतिक इतिहास यह बताता है कि जैसे ही चुनाव का नैरेटिव सीधे मोदी बनाम राहुल गांधी पर पहुंचता है, बीजेपी खुद को ज्यादा सहज महसूस करने लगती है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस का हर बड़ा हस्तक्षेप हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए भी फायदे का सौदा नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति का एक लक्ष्य बीजेपी से लड़ना जरूर है, लेकिन दूसरा लक्ष्य क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक जमीन वापस हासिल करना भी है। यानी अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर होती है तो भविष्य में कांग्रेस के लिए अपनी जगह बनाना आसान हो सकता है। यहीं से शतरंज की यह बाजी और दिलचस्प हो जाती है। सवाल सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का नहीं रह जाता, सवाल विपक्ष बनाम विपक्ष का भी बन जाता है। अब जरा पूरी बिसात को ऊपर से देखिए। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति तक ले जाना चाहती है। तीसरी तरफ ओवैसी है जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सवाल उठाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को असहज कर रहे हैं। और चौथी तरफ बीजेपी है जो फिलहाल ज्यादा प्रतिक्रिया देने के बजाय विपक्ष की हर चाल को देख रही है। यही वजह है कि यह सिर्फ राम मंदिर का मामला नहीं रह गया है, यह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की शुरुआती शतरंज बन चुका है। लेकिन यहां एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अगर विपक्ष इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ले जाने की कोशिश करेगा तो क्या जनता इस नैरेटिव को स्वीकार करेगी?
यह विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है, क्योंकि जनता की नजर में राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। और उसी आस्था से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक श्रेय भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को मिला है। ऐसे में विपक्ष को जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि वह मंदिर का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन राजनीति में संदेश वही चलता है जो जनता तक साफ तरीके से पहुंचे। अगर संदेश उलझ गया तो पूरा दांव उल्टा भी पड़ सकता है, और यह जोखिम इस समय विपक्ष उठा रहा है। अब जरा योगी आदित्यनाथ की राजनीति को समझिए। उत्तर प्रदेश में उनकी पहचान सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है, उनकी पहचान कानून व्यवस्था से जुड़ी है, उनकी पहचान बुलडोजर नीति से जुड़ी है, उनकी पहचान सख्त प्रशासक से जुड़ी है, और सबसे बड़ी बात, उनकी पहचान हिंदुत्व की राजनीति की मजबूत चेहरे के रूप में बनी हुई है। यही कारण है कि उनके समर्थक मानते हैं कि अगर किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई भी होगी। यही भरोसा बीजेपी बार बार जनता के सामने रखती है। अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, उन्हें सिर्फ आरोप नहीं लगाने हैं, उन्हें जनता को यह भी विश्वास दिलाना है कि उनकी सरकार आने पर व्यवस्था बेहतर होगी। यही सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि चुनाव में तुलना सिर्फ भाषणों की नहीं होती, जनता अपने अनुभवों की भी तुलना करती है। वह देखती है कि किस सरकार में कानून व्यवस्था कैसी थी और किस दौर में विकास की रफ्तार कैसी रही, किस सरकार में कौन कौन से बड़े फैसले हुए, और फिर उसी आधार पर मतदान करती है। यही वजह है कि विपक्ष के लिए सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा काफी नहीं होगा, उसे भरोसे की लड़ाई भी जीतनी होगी। और आइए कांग्रेस की राजनीति की भी समझते हैं। कांग्रेस जानती है कि अगर उसे भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होना है तो सिर्फ बीजेपी से लड़ाई काफी नहीं है, उसे उन राज्यों में भी अपनी जमीन वापस बनानी होगी जहां आज क्षेत्रीय दल मजबूत है। उत्तर प्रदेश उनमें सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी कमजोर होती है तो कांग्रेस को भविष्य में अपनी राजनीतिक जगह बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। यही कारण है कि कई बार विपक्ष की एकता दिखाई जरूर देती है, लेकिन उसके भीतर नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा लगातार चलती रहती है। यानी बाहर से गठबंधन, लेकिन भीतर से मुकाबला। यही राजनीति की असली शतरंज है। और शायद यही वजह है कि आज राम मंदिर के मुद्दे पर जितनी लड़ाई बीजेपी और विपक्ष के बीच दिखाई दे रही है, उससे कम लड़ाई विपक्ष के भीतर भी नहीं चल रही है। यह सवाल 2027 का है। अब सवाल 2027 का, क्या समाजवादी पार्टी इस मुद्दे के सहारे बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना राजनीतिक आधार बढ़ा पाएगी? क्या ओवैसी मुस्लिम राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे, या फिर बीजेपी इस पूरे विवाद को यह कहकर पलट देगी कि दोषी कोई भी हो, कार्रवाई होगी, लेकिन आस्था पर राजनीति नहीं होने दी जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। और फिर आएगा 2029। अगर 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय हो गई तो इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। यानी आज जो चालें चली जा रही हैं वे सिर्फ आज की खबर नहीं है, वे आने वाले कई वर्षों की राजनीति तय कर सकती हैं। लेकिन राजनीति का अंतिम फैसला टीवी स्टूडियो में नहीं होता, सोशल मीडिया पर नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होता। अंतिम फैसला जनता करती है, और जनता सिर्फ आरोप नहीं सुनती, वह इतिहास भी देखती है, वर्तमान भी देखती है, और नेताओं की नीयत भी देखती है। और सबसे बढ़कर वह यह देखती है कि किस खिलाड़ी की चाल देश और प्रदेश के हित में है और किसकी चाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चली गई है। शतरंज की बिसात पर कई बार खिलाड़ी यह सोचकर हमला करता है कि अब सामने वाला मात होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है उसे पता चलता है कि जिस मोहरे को वह सबसे कमजोर समझ रहा था वही पूरी बाजी पलटने की ताकत रखता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है। राम मंदिर का मुद्दा किसे फायदा देगा, किसे नुकसान देगा, कौन 2027 में बाजी मारेगा और कौन 2029 की तैयारी में अभी से चाले चल रहा है, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन इतना तय है कि राजनीति की शतरंज में अभी शह तो कई बार लगी है, मात अभी किसी को नहीं मिली है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट में लिखिए कि सबसे मजबूत चाल किस खिलाड़ी ने चली। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम खबरें नहीं, खबरों के पीछे चल रही राजनीति की शतरंज की हर चाल समझते हैं। मिलते हैं अगली बाजी के साथ। तब तक नमस्कार।